So, hello people, welcome to the channel CATV and in this video we are going to continue our amalgamation series और इस amalgamation series में हम तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8, राइट। देखो, कंसेप्ट समझने के लिए आप पहला वाला जो है लेक्चर वीडियो पर्टिकुलर वो देख लेना। फिर भी हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में मैं 5-1 मिनट आपको एक बार बेसिक्स बता दूँ कि भैया ये चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी। सबसे पहली वाली PDF जो क्वेश्चन नंबर 5 है, इधर हमने ये समझा था कि जब हम किसी को एक्वायर कर रहे हैं तो सबकी सब चीज़ें हमारे पास आ जाती है, पर प्रेफरेंस शेयर नहीं आता। इन द सेंस कि नेट एसेट लेकर आते हैं और प्रेफरेंस शेयर इसमें नहीं आता। और जब हम उसको पेमेंट करते हैं तो कागज़ का टुकड़ा देते हैं, इक्विटी शेयर। उस इक्विटी शेयर की पर्टिकुलर वैल्यू रहती है, उस वैल्यू को हम इंट्रिंसिक वैल्यू क्वेश्चन में बोल के रखें। इंट्रिंसिक वैल्यू तो हमको वो निकालना है, अदरवाइज क्वेश्चन में वैल्यू दे के रखेंगे, ठीक है। तो आपने कुछ अगर सिंपल सी बात है कुछ लिया है नेट एसेट, आप बदले में पेमेंट करोगे, राइट। तो यही जो है हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना सीखा है अपन ने। और इंट्रिंसिक वैल्यू भी इक्विटी की निकालते हैं तो इधर भी प्रेफरेंस शेयर माइनस, ठीक है, हो जाता है। उधर हम जब नेट एसेट लेते हैं, मतलब कि मैं लैंग्वेज में बोलूँ तो दोनों जगह हम प्रेफरेंस नहीं लेते, नेट एसेट में भी नहीं लेते और इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने में भी नहीं लेते। पर अगर मैं मैथमेटिकली बोलूँ तो जब हम नेट एसेट लेते हैं तो उसमें प्रेफरेंस शेयर को माइनस नहीं करते, और इधर जो है हम प्रेफरेंस शेयर को माइनस करते हैं क्योंकि हमको इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर की निकालनी। फिर वो ये, अगर आप ज़्यादा पेमेंट करते हो तो आपको गुडविल दिखाना पड़ता है, कम पेमेंट करते हो तो आपको कैपिटल रिजर्व दिखाना पड़ता है। इस तरीके से चीज़ें थी। इसके अगले वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, उसका अगले वाला क्वेश्चन तो अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था। उसमें क्या था कि आप परचेस कर रहे हो, ठीक है, परचेस कंसिडरेशन में आप मार्केट वैल्यू पे उसको परचेस कर रहे हो, पर यार बुक्स में आपको दिखाना नहीं है। बुक्स में आपको उसको बुक वैल्यू ही दिखानी है। मतलब कि अगर कोई से एसेट में 120 पे परचेस कर रहे हो, जैसे कि इधर भी ऐसा था कि आप 429 और 200 में परचेस कर रहे हो, मतलब कंसिडरेशन वैसे ही आप पे कर रहे हो, पर बुक्स में आपको 150 करके दिखाना है। अब पॉइंट ये है कि जब मैं 429 और 200 के बेसिस पे अगर मैं किसी को पेमेंट करता हूँ, राइट है, तो बनती बात है कि शेयर और रिजर्व एंड सरप्लस जो रहते हैं ये तो उसी के हिसाब से रहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने पेमेंट तो 429 और 200 के हिसाब से करा है। तो ऐसे केस में फिर हमको वो जो एडिशनल पोर्शन है वो हमको माइनस करना पड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमने वो माइनस किया इन द सेंस कि हमने जैसे कि 279 इधर काटा, इधर जो है 50 हमने इधर रिड्यूस किया। तो मतलब आपको उसको नील करने के लिए आपको ये सब करना पड़ेगा। इन द सेंस कि 279 तो चलो छोड़ो, आप सामने वालों को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपने 150 के एसेट को जो है 200 में एसेट एक्वायर करी थी, बट आपको 150 दिखाना है। तो ऐसे केस में जब पेमेंट तो हमने 200 के हिसाब से किया है, तुम्हारी इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस में तो वैसे ही दिखा रहा है होगा, पर हमको फिर 50 रुपये माइनस करने पड़ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट ये है कि 279 माइनस इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं सामने वाले को पेमेंट कर रहा हूँ, तो सामने वाले की एसेट मैंने जितने ज़्यादा में खरीदी है वो ज़्यादा वाला पोर्शन में माइनस करूँगा। अगर मेरे एसेट की वैल्यू को 279 बढ़ के बताई गई है उसकी वैल्यू, ठीक है, तो ऐसे केस में मैं एसेट की वैल्यू इधर 150 बता दूंगा, मैं 279 बढ़ा के बताऊंगा ही नहीं। साथ ही साथ रिजर्व एंड सरप्लस में भी 279 को जो लिखना था वो मैं काट दूंगा। तो इस तरीके से एंट्री होगी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। तो एक ये नई तरीके की आया था पॉइंट कि यार आपको बुक वैल्यू के हिसाब से दिखाना है, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और इस क्वेश्चन नंबर 8 में भी कुछ हद तक यही बात है, ठीक है। इसमें 2-4 चीज़ें हम सीखने को मिलेगी। एक तो क्रॉस होल्डिंग तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, मैं किसी को परचेस कर रहा हूँ पर उधर 25% की होल्डिंग तो मेरी ही है, ठीक है। ऐसा है, मैं उसको शेयर इशू करूँगा, ऑब्वियसली बात है, मैं नेट एसेट लूँगा, मैं उसको शेयर इशू करूँगा। अब जब मैं शेयर इशू कर रहा हूँ, पता चले कि तो बचे हुए 75%, मतलब कि शेयर तो मैं पूरा इशू करूँगा पर उसमें 25% तो मेरा ही पोर्शन है, राइट। फिर ऐसा अभी तक हमने जो भी एक्विजिशन कर वो हमने ईयर एंड पे किया है। इधर हमने जो है बिज़नेस एक्वायर करेंगे ना, वो बीच में होगा, ईयर के बीच में बिज़नेस एक्वायर कर रहे हैं। तो समझो, ईयर एंड पे जब आप बिज़नेस एक्वायर करते हो तो नेट एसेट आपका जो बैलेंस शीट है उसके हिसाब से करते हो। पर अगर बीच ऑफ द ईयर, मतलब मिड ऑफ द ईयर अगर आप जो है एक्वायर करते हो, तो ऐसे केस में आपको वहाँ तक की बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, देन आपको नेट एसेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन आपको इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अगर दे के रखे तो, अगर बोल के रखे तो। अदरवाइज़ आप जो है जो आपके नोट की जो भी वैल्यू है वो क्वेश्चन में दे के रखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ ये भी है कि एक तो आपको बैलेंस शीट तो बनानी है, जो एक्वायरर है, जैसे कि हम हमारे नोट की वैल्यू निकालते हैं, वो नोट की वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास हमारी बैलेंस शीट होनी चाहिए ना। पर क्वेश्चन में उस एक्वायरर की बैलेंस शीट देके ही नहीं रखी है, तो आप इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे निकालोगे? तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में आपको वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखेंगे कि क्यों इतनी मगजमारी करो। मैं बोल रहा हूँ ना आपको कि ये एसेट आपके नोट की वैल्यू ये है, अब आपको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इस क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। देखो हम ट्राई करेंगे कि हम जब क्वेश्चन को पढ़े तो क्वेश्चन के साथ साथ हम जो है एंट्री भी समझें कि किधर किसकी पोस्टिंग कैसे होगी। आप जो है आपके पास अगर सॉल्यूशन की बुक है तो आप वो सॉल्यूशन की बुक भी लेकर रखिए, क्वेश्चन बुक की बुक भी लेकर रखिए। ठीक है, जब हम बोलेंगे कि देखो इसके पोस्टिंग इधर हो रही होगी तो एक बार सॉल्यूशन से आप चेक भी कर लो कि क्या वाकई में उधर उसकी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो इससे आप सॉल्यूशन को भी देख सकते हो। ठीक है, और आपको जो है एंट्री भी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से इनकी पोस्टिंग होती है। ठीक है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही बता सकता हूँ कि मैंने अपने नोट्स के थ्रू जो है मैं आपको कन्वे कर सकता हूँ, क्योंकि ले देकर जो है हम टी फॉर्म की बैलेंस शीट लेकर चल रहे हैं ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। अदरवाइज़ आपको पता है कि मेन एग्जाम में आपको शेड्यूल 3 ही यूज़ करना है। चलो अभी अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि गिवन बिलो इज दिस समराइज्ड बैलेंस शीट, ये जो दे के रखी समराइज बैलेंस शीट दे के रखी एज ऑन 31/3, तो ठीक है 31/3 की बैलेंस शीट दे के रखी और एच लिमिटेड की बैलेंस शीट दे के रखी है। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, ट्रेडिंग P&L, ये सब चीज़ें आपको दे के रखी है। अब जो एम है ना अनादर कंपनी, वो होल्ड कर रहा है 25% इक्विटी शेयर कैपिटल इन एच लिमिटेड, मतलब कि भाई वो तो एच में होल्ड कर रहा है एम। ठीक है, तो 10 रुपये का शेयर है। इट वॉज एग्रीड दैट एम लिमिटेड शुड टेक ओवर द इंटायर अंडरटेकिंग, वो बोल रहा है कि चलो मैं एच की अंडरटेकिंग ले लेता हूँ 30/9 को ये याद रखो, राइट। तो समझे डेट का कितना इंपॉर्टेंस है कि बैलेंस शीट ये वाली नेट एसेट मत निकाल लेना, 30/9 को ले रहा है। ऑन विच डेट द पोजीशन ऑफ करंट एसेट एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, मतलब कि जो करंट एसेट है इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, इसकी हालत ऐसी दे के रखी है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हो कि आपको 30 सितंबर की बैलेंस शीट बनानी है, राइट। पहले तो एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाओ। ठीक है, तो बनती बात है कि आप पहले ये सारे आइटम लिखो। ठीक है, तो होप्स हो कि आपने ये सारे आइटम लिखे, इसकी वैल्यू मत लिखना पर ये आइटम लिखना। अब देखो क्या वो बोल रहे हैं कि भाई जो करंट एसेट था ना वो 4 लाख हो गया, मतलब आप समझो कि यार 5 लाख का तो था, हमको कुछ लेना था, रिसीवेबल था, वो 5 लाख का हो गया 4 लाख, मतलब हमको रिसीव हो गए। ठीक है, तो 5 लाख का 4 लाख हुआ, मतलब हमको रिसीव हो गए, तो एक तरीके से हम पहले करंट एसेट को तो 4.4 लाख तो लिखना ही है, तो वो तो लिखेंगे ही। पर आप ये भी समझो ना कि यार आपको रिसीव हो गए, मतलब 1.3 लाख से आपका कैश बढ़ जाएगा, 1.30 से आपका कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको पैसे मिले। 0.70 तो आपका पहले भी था, 1.30 से आपका कैश बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि डेटर कम हुए हैं तो एक कैश बढ़ेगा ना, डुअल इफेक्ट रहता है ना। तो आपने ये कर दिया, चलो 1.30 से बढ़ा दिया। ट्रेड पेबल की बात करें, 3 लाख थे, अब वो 2 लाख हो गए, तो समझ रहे हो आपने पेमेंट कर दिया, तो आपने 2 लाख हुए तो आपने 2 लाख तो उधर लिख दिए, पर पेमेंट हुआ है तो एक तरीके से 1 लाख गया है, तो आप 1 लाख और कैश में से माइनस कर दोगे, राइट। तो मुझे बताओ कि जब 31 में जो ट्रेड रिसीवेबल 5 दे के रखा है वो 4 हो गया, तो ठीक है डेटर कम हो गए, डेटर से पैसे आ गए। अब समझो कि 6 मतलब कि अप्रैल से लेके सितंबर तक, इसका मतलब ये है कि अप्रैल से लेके सितंबर तक कोई सा भी सेल मैंने कैश क्रेडिट में नहीं किया है, क्योंकि अगर मैं क्रेडिट में करता तो डेटर बढ़ते। ठीक है, क्रेडिट में करता तो मैं डेटर बढ़ते। ठीक है, और ले दे के चलो अगर मैं क्रेडिट में भी करता डेटर बढ़ भी जाते, तो ऐसे केस में अब इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल तो एक तरीके से कम ही हो गया ना। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में तो ये दे के नहीं रखा है कि आपने ये जो है सितंबर तक कितने क्रेडिट में करे, क्योंकि आप क्रेडिट में अगर करते ठीक है तो डेटर का बैलेंस बढ़ता। तो जैसे कि मैं 5.30 से 4 पर लेकर आ रहा हूँ, तो सपोज़ करो 2 लाख की और सेल हुई क्रेडिट की, तो मैं 7.30 से आपको 4 पे लेकर आता। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखे नहीं रखा है, तो आप यही मानो कि सितंबर तक जो सेल हुई है वो कैश में हुई है। अब सितंबर तक जो सेल हुई है वो कैश में हुई है। ये चीज़ आप ट्रेड पेबल के रिस्पेक्ट में भी देखो कि जो ट्रेड पेबल है वो 3 लाख थे और आपका ट्रेड पेबल कम हो गया है। इसका मतलब ये है कि आपने जो मिड ऑफ द ईयर है इसमें जो भी परचेस करा है वो आपने क्रेडिट में नहीं करा है, क्योंकि क्रेडिट में करते तो पहले ट्रेड पेबल बढ़ता, फिर ट्रेड पेबल नीचे 2 लाख तक आता। अब पॉइंट ये है कि क्वेश्चन में देख के नहीं रखा है कि आपने क्रेडिट परचेस कितना करा, तो ऐसे केस में आप यही मानो कि जो भी परचेस हुआ है वो कैश में हुआ है। अगर सेल और परचेस कैश में हुई है तो एक तरीके से एक्रूअल की बात ही नहीं आती है। कल को ये जो प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है 1 लाख, ये 1 लाख एक तरीके से कैश ही है। सॉरी, ये वाला 1 लाख कैश नहीं है, मतलब कि जो उस सितंबर तक जो भी आया है, ये 6 महीने के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो भी कैश ही देगा। ठीक है, तो चलो हमने इसकी जो भी मैंने बोला इधर जो भी अपन ने एंट्री करी, मैं इधर इसको टिक मार्क कर देता हूँ। अगर आप देखो तो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल की वैल्यू 4 लाख हो गई थी। ठीक है, और वही है कि पेमेंट आ गया है। ठीक है, तो कैश बढ़ गया है।
तो ऐसे केस में जो डेटर है वो 1.30 से बढ़ गया है, ठीक है राइट, ये 1.30 से बढ़ गया है। रही बात है पेमेंट भी करा है, तो ट्रेड पेबल भी अब 2 का हो गया है। अब ट्रेड पेबल 2 का हो गया है, तो ऐसे केस में जो है 1 करोड़ का जो भी है 1 का पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर का पेमेंट हो गया ये हमने। और 0.70 तो वैसे ही बैलेंस है, इसमें कंफ्यूज मत होना, राइट। चलो ये हमने बीच का एडजस्टमेंट कर लिया। अब अपन नीचे पढ़ते हैं, क्या बोल के रखा है कि जो प्रॉफिट अर्न किया था ना हाफ ईयर एंडेड, मतलब प्रॉफिट अर्न करा है हाफ ईयर एंडेड 70,500, ये 70,500 तो कैश ही है। और कैश क्या बोलूँ मैं, ये तो आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन है। तो भाई 32,500 माइनस करने के बाद है, तो कायदे से देखा जाए तो कैश तो 70,500 प्लस 32,500 होगा। प्रॉफिट दिख रहा है 72,500, पर इसमें तो नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस किया, तो कायदे से कैश जो होगा वो तो 1,02,500 होगा। सॉरी 70,500 ये 32,500 मतलब 1,03,000 होगा। मतलब कैश आपका इतना होगा क्योंकि आपने इतना कमाया है, पर हाँ डेप्रिसिएशन इतना है तो आपको इसलिए माइनस करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का कैश से कोई लेना देना नहीं होता है, पर हाँ कैश परचेज एंड सेल करी तो समझो प्रॉफिट में जो नॉन कैश एक्सपेंडिचर माइनस करे हैं वो अगर हटा दें तो एक तरीके से कैश जो है वो 1,03,000 है, और 1,03,000 है तो कैश बढ़ा है, ठीक है। तो कैश भी बढ़ा, प्रॉफिट भी बढ़ा, ठीक है। अब देखो तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट देखो, बनती बात है कि आपका प्रॉफिट कितना है, वो तो भैया उतना ही रहेगा 70,500, ठीक है। तो ये 70,500 ही रहेगा। जब आप इसका इफेक्ट देखोगे 1,03,000 का और 32,500 का, 1,03,000 प्लस करके 32,500, ये 70,500 ही आएगा। अब 70,500 इधर बढ़ाए तो इधर भी अपन बढ़ाते, इधर कैसे बढ़ेगा कि आप इधर 1,03,000 बढ़ाओगे, किस सेंस में, क्योंकि कैश मिला, पर आप जो है 32,500 उधर माइनस भी करोगे क्योंकि उधर नेट एसेट कम हुआ है। तो एक तरीके से इसका डुअल इफेक्ट हो गया, ठीक है। चलो फिर एच लिमिटेड ने डिक्लेयर करा है 10% डिविडेंड। अब जब डिक्लेयर करा है 10% डिविडेंड तो आप ये देखो कि इक्विटी और डिविडेंड में शेयर की तो बात ही नहीं कर रहा है, और प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड तो वैसे भी पे करना ही पड़ेगा। अब जब मिड ऑफ द ईयर ऐसा पेमेंट कर दिया है, तो पेमेंट कर दिया है तो भैया आपका कैश भी कम हो जाएगा। तो जब कैश कम हो गया तो यही जो है 0.30 0.40 ये हमने कैश को कम किया, राइट। और कैश कम हो गया, पेमेंट कर रहे डिविडेंड का, तो इधर ये भी जो है इसका P&L में भी इफेक्ट रहेगा, राइट। तो एक तरीके से हमने इधर भी इफेक्ट दे दिया। गुडविल को वैल्यू कर रहे 80,000, और ऐसा नहीं बोल के रखा है कि गुडविल को वैल्यू कर रहे 80,000 बुक्स में नहीं शो होना चाहिए, या चलो छोड़ो, गुडविल को वैल्यू करके रखा है ना, तो आपको तो आप अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट निकाल रहे हो, ठीक है। आप अपनी रिवाइज्ड बैलेंस शीट बना रहे हो, ठीक है। अभी अब आप एमएलगेमेटेड कंपनी क्या नहीं कर रहे हो, अभी तो आप एक्वायरर हो ना, तो आप तो अपनी आप एक्वायरी के नेट एसेट ले रहे हो ना। तो अब नेट एसेट ले रहे हो तो अभी अपन ने देखा कि जब हम नेट एसेट को कैलकुलेट करते हैं तो हम तो मार्केट वैल्यू पे ही करते हैं, पर हाँ क्वेश्चन में बोल के रखा है कि आप अभी कर लो मार्केट पे कैलकुलेट, पर यार जब बैलेंस शीट बनाओगे तो बुक वैल्यू पे ही करना, जिसके अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू बताया था, तब हम वैसा सोचेंगे। पर अभी तो हम नेट एसेट निकालने के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, ठीक है। अभी हमने एमएलगेमेटेड बैलेंस शीट नहीं बनाई है, इसलिए हम इधर दिमाग नहीं लगा रहे कि बुक वैल्यू पे शो करे कि नहीं करे। हमको तो हमारी बैलेंस शीट बनाने की है, हमको नेट एसेट कैलकुलेट करने का है, इसलिए हम गुडविल तो ले लेंगे 80,000, ठीक है। अब समझो ब्लॉक असेट, अब इधर देखो ध्यान दो कि ब्लॉक असेट को वैल्यू करा है 10% ओवर देयर बुक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 16। 31 मार्च 16 की जो बुक वैल्यू है ना, उससे 10% ज़्यादा पे दिखाया है, ठीक है। फॉर द पर्पस ऑफ टेक ओवर डेट इज़ परचेस कंसिडरेशन, वो बोल रहे हैं कि परचेस कंसिडरेशन के रिस्पेक्ट में तो हम जो है ज़्यादा दिखाया है। मतलब जब आप नेट एसेट कैलकुलेट करोगे तो बनती बात है कि ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा दिखाया है, मतलब 6 लाख जो है 6 लाख को 60,000, 6,60,000 हो जाएगा। क्योंकि तब बोल के क्या रखा है, ओवर देयर बुक वैल्यू एज ऑन 31/3, ये 30 नहीं बोला है। जैसे डेप्रिसिएशन 31/3 का डेप्रिसिएशन की बात तो 6 लाख ही है ना, 6 लाख में 10% जोड़ दो। अगर हाँ 30 नो बोलते तो 6 लाख में से 32,500 माइनस करते हो, फिर 10% ऐड करते, राइट। देखो एक तरीके से ये जो मैं 6 लाख में से ये डेप्रिसिएशन माइनस करा, तो ले देकर अगर मैं टेक ओवर ही जो है 6,60,000 पर कर रहा हूँ, तो मैं इसको 6,60,000 लिख देता हूँ, राइट। ये हमने 6,60,000 इधर कर दिया, ओके। तो देखो अब ये आपकी रिवाइज बैलेंस शीट हो गई, ठीक है। अब बनती बात है कि अब आपको नेट एसेट निकालना है। अब नेट एसेट क्यों निकालना है, मैंने क्यों बोला ऐसा, देखो अभी तक हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। अब पेमेंट सिस्टम आ गया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना, उसको 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, ठीक है। एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर है ना एच वाले, इनको 10% प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, ठीक है, सेम नंबर में, ठीक है, वही सेम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम दे रहे हैं, ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, इनको पेमेंट कर दिया, ठीक है, इनका पेमेंट सिस्टम हो गया। और बच्चे हुए को इक्विटी शेयर देंगे, पर इक्विटी शेयर में भी रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर देंगे, वही 10 रुपये के, तो ऐसा कुछ ऐसा खास तो नहीं है। इक्विटी शेयर भी 10 रुपये के ऐसे दे दिए, राइट।
तो ऐसा नहीं कर रहे कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू तो इधर निकाल भी नहीं सकते, बैलेंस शीट दे के भी नहीं रखी है। ठीक है, देखो अभी तक अपन ने पढ़ा कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे होते और पार पे इशू करने का होता तो फिर जो ऊपर का चीज़ है वो अपन कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का बोलते कि पार वार पे क्या इंट्रिंसिक वैल्यू पे ही इशू करो, तो ऐसे केस में जो है वो सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाता कैपिटल रिजर्व वाला पोर्शन। अब इधर तो इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने का ही नहीं बोला है, उसने बोला कि यार तो यही निकालो, ख़त्म करो। ठीक है, 10-10 रुपये में इशू करना है। ठीक है, ये मैं अमाउंट बता रहा हूँ। तो पहले तो आपने जो है एक कंसिडरेशन कैलकुलेट कर लिया। अब आपको जो है वो पेमेंट देखना है। ठीक है, पेमेंट देखना है। परचेस कंसिडरेशन की बात है तो 10,73,000 होगा। वो 10,73,000 आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस तरीके से ये पूरा ऐड करके ये लायबिलिटी माइनस करा तो 10,73,000 आ गया। अब ये जो 10,73,000 है मैं इधर पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इनको पेमेंट कर रहा हूँ। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं इनको ज़्यादा पेमेंट करूँगा तो बचा हुआ, जैसे कि सपोज करो मैं 100 रुपये पेमेंट कर रहा हूँ, मैं 120 पेमेंट करूँगा तो इक्विटी शेयर वाले पोर्शन में तो वो 120 आ जाएगा और इधर नेट एसेट में तो 100 ही रहेगा। तो ऐसे केस में आपको 20 और बढ़ाना पड़ेगा तो जाके पैरिटी होगी। तो इधर भी ऐसा है कि आपने जो है इधर 10,73,000 है। अब प्रेफरेंस शेयर तो 3 लाख के जो थे, 3 लाख के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो 3 लाख के थे वो इनको 3 लाख ही पे कर दिए, वो काम खत्म हो गया। तो कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं करा। अब जब ज़्यादा पेमेंट ही नहीं करा तो गुडविल की बात ही नहीं आती, ना तो कम पेमेंट किया। वो जो बचे हुए हैं 7,73,000 इनको भी जो आप पे कर रहे हो तो पे कोई ज़्यादा तो कर नहीं रहे हो, उतना ही पे कर रहे हो। अब उसमें भी आप पे करोगे तो पहले 25% और 75% हटा दो, क्योंकि 25% तो खुद उसका ही है खुद का, तो उसका 7,73,000 जो है उसका 25% तो 1,93,250 ये तो मेरा ही पोर्शन है, ये तो पहले ही मेरा हिस्सा है। बचे हुए को मैं पेमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 7,73,000 में 5 में से हम 579750 ये माइनस करा, मतलब कि 579750 ये हमारा 75% है। 10 रुपये के हिसाब से मैं इतने शेयर इशू कर रहा हूँ 57,975। तो ले दे के आपको करना क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस तो आपका कुछ नहीं बढ़ने वाला। आप ऐसा करो कि जब आपकी बैलेंस शीट बनेगी आप 579750 इधर कर दो। मैं एमएलगेमेटेड बैलेंस शीट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट बात करूँ, अपन ने नेट एसेट है, ये सारी की सारी एसेट नेट एसेट हम नीचे ले रहे हैं तो सारी की सारी नीचे आनी चाहिए। बट हाँ, कुछ चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी, मैं वो आपको बता दूँ आपको क्या क्या सोचना पड़ेगा। पहले 579750 आपने लिख दिया। ठीक है, आपने कोई ज़्यादा पेमेंट नहीं किया। ठीक है, और साथ ही साथ 193,250 अब ये तो मेरा ही पोर्शन है तो इसको जनरल रिजर्व में दिखा देंगे कि ये तो मेरा ही हिस्सा है। अब पॉइंट ये है कि मैं इधर जो पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने इधर जो पेमेंट करा है ये इस बेसिस पे किया है कि मैंने असेट को 6,60,000 दिखाया था, पर बैलेंस शीट में मेरे को 6 लाख में से 32,500 तो माइनस करने ही होंगे और ये 567500 मेरे को 567500 दिखाना पड़ेगा, पर मैं 6,60,000 दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सीन है। 92,500 से ज़्यादा पेमेंट हो रहा है, राइट। गुडविल के केस में ऐसा बोल के नहीं रखा है कि गुडविल आपको बैलेंस शीट में नहीं दिखानी है, अदरवाइज़ गुडविल भी नहीं दिखाते और हम उसको जो है रिजर्व में से माइनस करते हैं। तो इसलिए अब देखो इधर आपने ये एसेट शो करा, बनती बात है। इधर बाकी इन्वेंट्री, कैश एंड बैंक कायदे से कुछ सब जो है सेम होना चाहिए। इन्वेंट्री 4 लाख है, कैश एंड बैंक हम देख लेते हैं वो भी सेम है, गुडविल भी सेम है। पीएनएल में हम अगर बात करें तो पीएनएल भी वो भी सेम है, क्रेडिटर मतलब ट्रेड पेबल वो भी सेम है, ये 193,250 भी ये भी है। अब कायदे से ये जो है 92,500 आप माइनस करो, इन द सेंस कि 193,250 है ना, कायदे से 92,500 माइनस होने चाहिए। ठीक है, और 92,500 माइनस इन द सेंस ऐसे होना चाहिए क्योंकि आपने ज़्यादा पेमेंट किया है, और 80,000 ये गुडविल के भी माइनस होने चाहिए। अब एक बार इसको देख लेते हैं। ठीक है, तुमको वो देखना है। साथ ही साथ अभी तो देखो आप परचेस कंसिडरेशन आपका हो गया कैलकुलेट। आपसे ये पूछा था कि कितना शेयर, 1 सेकेंड, इसका कितना शेयर अलॉट कर रहे हो, तो शेयर का अलॉटमेंट भी आपने देख लिया, क्योंकि जब आप शेयर अलॉट कर रहे हो तो आपने नेट एसेट लेना पड़ेगा, आपने नेट एसेट भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, और नेट एसेट टेकन ओवर के हिसाब से जो है आपने जो है पूरा जो है 10,73,000 ये नेट एसेट आपने लिया था, राइट। फिर जो शेयर अलॉटमेंट थे तो शेयर अलॉटमेंट में जो है प्रेफरेंस वालों को तो पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब प्रेफरेंस वालों को पेमेंट कर दिया, बचे हुए में से आपने क्या किया कि बचे हुए में से आपने फिर 25% तो अपना हटा दिया, 75% वालों का पेमेंट कर रहे हो, और इस तरीके से पेमेंट ऑफ ये हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर भी निकाल लिए। अब एक चीज़ है जो कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन है, ये पर्टिकुलर पॉइंट है जो सोचने वाली बात है, इन द सेंस कि ये इन्होंने क्यों नहीं करा, इधर इफेक्ट क्यों नहीं डाला, राइट। जो भी है इस पर सिर्फ अगला क्वेश्चन एक ये है कि कैपिटल रिजर्व आपको कैलकुलेट करना है, और कैपिटल रिजर्व
कैसे कैलकुलेट होगा कि वो जो इधर कैपिटल रिजर्व आना चाहिए था 193,250 था, ठीक है। इसमें आपको याद हो तो 193,250 क्या है, वो पोर्शन है 25% वाला। अगर आप देखो तो 25% इक्विटी की कॉस्ट तो 1 लाख है। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया होगा वो तो इक्विटी आपने इन्वेस्टमेंट किया ना, राइट। उसकी वैल्यू 193,250 है। तो जो रिज़र्व है वो 93,250 का हो जाएगा यू कैपिटल रिजर्व अगर देखा जाए तो। और बैलेंस शीट में तो इनफैक्ट और आपको गुडविल माइनस करके दिखाना पड़ेगा। देखो ले दे के मैं आपको अब डायरेक्ट मैं इधर चलता हूँ बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट में मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से उन्होंने दिखाया। गुडविल को सब रिजर्व एंड सरप्लस को उन्होंने 13,250 बताया है, इन द सेंस कि सिर्फ एक्सट्रैक्ट बताया है कि रिजर्व एंड सरप्लस 13,250 आएगा। वो हमने भी देखा कि 93,250 मतलब 1 लाख माइनस करके वो गुडविल भी 80,000 माइनस किया, ठीक है। बाकी जो है इन्होंने बनती बात है कि इन्होंने जो है बैलेंस शीट इधर बनाई है, राइट। इधर इन्होंने बैलेंस शीट बनाई है। ये वो रिवाइज बैलेंस शीट है जो इन्होंने जो है 30 सितंबर की बनाई है, राइट। अब बनती बात है कि जब हम 30 सितंबर की बैलेंस शीट बना रहे थे, इन्होंने बैलेंस शीट में असेट को कैसे दिखाया है वो देखने लायक है। इन्होंने असेट को 567,500 से ही दिखाया। ये असेट को इन्होंने 567,500 से ही दिखाया। पर जब कंसीडरेशन पेमेंट की बात हुई थी, ठीक है, तो जब कंसीडरेशन पेमेंट की बात हुई थी तो ये 6,60,000 करके दिखाया था। तब जाके जो कंसीडरेशन आपका डिसाइड हुआ था 1,073,000 डिसाइड हुआ था। फिर 1,073,000 जो था उसका ब्रेकअप ये था, राइट। इस तरीके से ब्रेकअप था उसका। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे कि 1,073,000 है, जिसको अगर अपन देखें 579,750, फिर हम प्लस करें 3 लाख प्लस कर देते हैं, ठीक है, 3 लाख प्लस कर देते हैं, प्लस 193,250, ये आया अपना 1,073,000। ये 1,073,000 पूरा का पूरा आ रहा था, राइट। मेरा ये मानना है कि असेट में से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ था, हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस में से वो 32,500 माइनस किया। फिर आपको याद हो तो हमने जो है 1,03,000 का प्रॉफिट भी निकाला था। फिर वो जो डिविडेंड पे हुआ, डिविडेंड वो 70,000 ये माइनस किया। वो 70,000 माइनस करना ही था, 70,000 जो है वो माइनस करना था। वो 70,000 का इफेक्ट हमने इधर भी दिया था, राइट। 1,03,000 का प्रॉफिट से हमने जो है कैश एंड बैंक बैलेंस भी बढ़ाया था, ठीक है। प्रॉफिट में 1,03,000 में से 32,500 माइनस किया था। बट हाँ, इसका इफेक्ट जो है हमने बाकायदा इधर और इधर दे दिया था। तो जैसे हमारा 10,73,500 आ रहा था, हम ये PNL का भी जोड़ लेते हैं अमाउंट, और बाकायदा हमने जो है क्रेडिटर को भी ऐड करा। तो इस तरीके से 13,73,500 ये पर्टिकुलर हमारी रिवाइज बैलेंस शीट की वैल्यू आ रही है। और जो आप इसके टोटल में से 13,73,500 में से आप अगर माइनस करोगे ये, तो फिर जो बैलेंस आ रहा है वो 193,500 आ रहा है। 1,93,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब एक चीज़ समझना, ये जो PNL अकाउंट है, ये जो हमने इसको सेपरेटली दिखाया, इसमें से आप माइनस करोगे, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, वो 92,500 जो का जो डिफरेंस है ना वो माइनस करोगे। तो ऐसे केस में आप पता है क्या बचता है, वो बचता है 1,05,500 जो है वो 1,05,500 बचता है ये माइनस करने के बाद। सी इसका बेटर प्रेजेंटेशन ये होगा कि जनरल रिजर्व में 1 लाख ही रखो। 1 सेकेंड, इसको कैपिटल रिजर्व 193,250 बताओ, और जो है 1,05,000 इधर और ऐड करो। ये कैपिटल रिजर्व है 193,250, जिसमें से 80,000 वो माइनस हो जाएगा। साथ ही साथ जो है इसमें आप प्लस करो जनरल रिजर्व जो है हमारा 1 लाख। तो इस तरीके से जो है फिर हमारा आंसर आ जाएगा। इससे बैलेंस शीट टैली भी हो जाएगी। पर हाँ, हमको तो ये दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमको तो ये सब दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्होंने तो रिजर्व एंड सरप्लस में भी पूरा रिजर्व एंड सरप्लस ही नहीं दिखाया। 93,250 किस तरीके से बताया, 1 लाख का, ठीक है, 93,250, तो 1 लाख का पोर्शन तो था, 93,250 एक्स्ट्रा वो कैपिटल रिजर्व है। तो थोड़ा सा इधर बैलेंस शीट की टैली में थोड़ा सा तो इशू रहेगा, बट छोड़ो, चलो ठीक है। इधर बैलेंस शीट का नहीं बात कर रहे हैं, तो आप तो क्या है कि आपने रिवाइज बैलेंस शीट तो अपन समझने के लिए कर रहे थे। अपना देखा जाए तो परचेस कंसिडरेशन आ गया अपने को समझ में, ठीक है, ये अपने को आ गया समझ में। और साथ ही साथ जो है हम कैपिटल रिजर्व भी निकाल चुके हैं। कैपिटल रिजर्व इन द सेंस, तो भैया मेरी जो 1 लाख की जो असेट थी वो 193,250 की है, तो ले देखिए जो है 93,250 का कैपिटल रिजर्व है, उसमें से 80,000 गुडविल के माइनस करो, इधर काम खत्म करो, ठीक है। ये बैलेंस शीट में दिमाग मत लगाओ, ठीक है। कहीं आगे और ऐसा इशू आता है तो हम देखेंगे, इधर बैलेंस शीट में दिमाग मत लगाओ। थोड़ा सा मतलब कि मिस टैली हो रहा है। कायदे से देखा जाए तो 92,500 इधर माइनस होना चाहिए। इसको माइनस करते हैं तो डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, तब कहीं ना कहीं कुछ एरर हुआ होगा, बट हमारा जो क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम जो है ये वही देखा जाए तो 13,250 ऐसे ही कैलकुलेट किया, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व साथ में नहीं दिखाते। इस तरीके से हमने समझा
क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 10 इसके जैसा ही है, इसको करेंगे, ठीक है। और फिर इसको करने के बाद मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।